हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बच्चों, कल हमने सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ा था, सेंट्रियोल पढ़ा था, पूरा क्वालिटी के साथ पढ़ा था। उसका रिवीजन लेक्चर भी आपको आज प्रोवाइड कर दिया गया था। आपने रिवीजन लेक्चर भी देख लिया होगा, आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल। वैक्यूल पढ़ेंगे और न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियस आधा ही कंप्लीट हो पाएगा। तो आप जितना मैं आपको न्यूक्लियस में पढ़ाऊंगा, आप घर में उतना ही पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आप खुद से पूरा न्यूक्लियस नहीं पढ़ेंगे, आप खुद से पूरा न्यूक्लियस नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट होने में एक लेक्चर और लगेगा, जो हमारा थर्सडे को आएगा। तो आपको जितना मैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये आपको मैं बता देता हूं, ठीक। अब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। कभी कभी तो मैं बात करता हूं। बच्चों, लेक्चर 10 एंड लेक्चर 11 के हैंड रिटन नोट्स मंडे को मिलेंगे। लेक्चर 10 एंड लेक्चर 11 की डीपीपी का सॉल्यूशन मंडे को मिलेगा। मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी बूस्टर को कंपाइल कर दिया है और एक पीडीएफ बना दिया है, और ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। और क्लास खत्म होने के बाद ये कंप्लीट एनसीईआरटी बूस्टर अनसॉल्व्ड पीडीएफ आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा। आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया है, ठीक। बच्चों, हमें काफी टाइम हो गया आपके साथ पढ़ते हुए, अराउंड 10 लेक्चर हो गए हैं, और 10 लेक्चर काफी होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। तो हमारा एक बहुत प्यारा रिश्ता बन गया है। इन 10 लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमारे बीच में ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन हमारे बीच में जो रिस्पेक्ट है, जो इमोशंस हैं, वो बहुत गहरे हैं। बिना रिस्पेक्ट, बिना प्यार, बिना इमोशंस के कोई टीचर इतनी सारी चीजें नहीं करता। तो हम बात कम करते हैं, इंटरेक्शन कम करते हैं, लेकिन काम आपके लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा करते हैं। बच्चों, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, बेस्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बूस्टर डेली बेसिस पे दिया जा रहा है, रिवीजन लेक्चर भी आपको दिया जा रहा है, और ये पूरे साल दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर ये चीज नई ऐड की है। किसी ने मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोला, मैं खुद ही कुछ ना कुछ लाता रहता हूं कि क्या किया जाए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आई विल प्रोवाइड वन शॉर्ट लेक्चर वेयर आई विल एक्सप्लेन होल एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मैं एक 3 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें पूरी एनसीईआरटी लगाऊंगा और उसका एक एक वर्ड पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो लेक्चर भी आपके पास रहेगा आपके लिए। नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? मुझसे नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। अरे भगवान से तो डरो। तो कहने का मतलब यह है, मेरा यही तरीका है, इसी तरीके से मैं पूरे साल आपको पढ़ाने वाला हूं। हम बातें कम ही करेंगे, हंसी मजाक रेयरली होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जितना आपको चाहिए बेटा, उससे ज्यादा आपको बिना कहे मिलेगा। क्योंकि हमारे बीच में और आपके बीच में एक बहुत प्यारा रिश्ता है, एक इमोशंस का रिश्ता है, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, एक गार्जियन का रिश्ता है, ठीक। मेरा भी एक बेटा है, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा बच्चा जब कल को पढ़ेगा तो उसको टीचर किस तरीके से पढ़ाएं। तो जिस तरीके से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि टीचर्स उसको पढ़ाएंगे, उसी पैटर्न से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक। भैया, मस्त होके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाना है, हंसी मजाक हल्का फुल्का रखना है, वो भी 30 मिनट या 35 मिनट में एक बार कोई लाइट मूवमेंट आएगा। बट ऐसा नहीं आएगा कि हर 5 या 7 मिनट के बाद मैं आपको कोई जोक मारूंगा।
इससे आपकी कॉन्टिन्यूटी और फोकस डिस्टर्ब होता है। ठीक, सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज बात करने का मन किया तो आज बात कर दिया। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई करना, और एक और चीज याद रखना, आदमी तो कर कर भूल जाता है, पर उसका किया हुआ एक दिन उसके आगे जरूर आता है। आप अगर साल भर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ईश्वर ये दिन आपको नीट एग्जाम के दिन आपको दिखाएंगे। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है तो आप नीट एग्जाम इंजॉय करोगे। ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो गाइस, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। चलिए जल्दी से एक बार यस सर लिख दीजिए, जल्दी से एक बार यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। काफी दिन हो गए थे, जरूरी था, मैंने कहा थोड़ा सा बात कर लेता हूं। ठीक, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ वैक्यूल। पहले वैक्यूल पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा साइटोस्केलेटन, वो सब हम न्यूक्लियस के साथ ही आपको कराएंगे। चलिए, हेडिंग डालिए सभी लोग, वैक्यूल। ये हमने हेडिंग डाली है आपकी वैक्यूल। पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हम पेज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, ये हमारा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां डायग्राम बनेगा और यहां नोट्स लिखेंगे, यहां डायग्राम और यहां पर नोट्स। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने यहां पर आपका एक सेल बनाया। ठीक, ये हमने आपका एक सेल बनाया। ठीक है, प्लांट सेल हमने आपका बनाया। ये हमने आपका प्लांट सेल बनाया। इसके अंदर हमने आपका एक बड़ा सा एक चीज बनाई जिसको हमने बोला वैक्यूल। चलो लेबलिंग करते हैं। ये हमने एक आपकी बनाई है प्लांट सेल। ठीक, और इस प्लांट सेल के अंदर बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये वैक्यूल है, और वैक्यूल में ये जो चीज है ये इसकी मेम्ब्रेन है। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और सेल के अंदर ये जो चीज आपको दिख रही है ये है आपका साइटोप्लाज्म। इसको मैंने आपका बोला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले वैक्यूल क्या है? सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड है। सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वैक्यूल। तो पहला पॉइंट आपका जाएगा, पहला पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। और कितनी मेम्ब्रेन है, अगर कोई आपसे पूछे कितनी मेम्ब्रेन है, कि भाई मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल है, तो नेक्स्ट पॉइंट जाएगा सिंगल मेम्ब्रेन। और इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। और इसकी मेम्ब्रेन का नेचर है सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर था परमिएबल, परमिएबल। ठीक है, परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या था? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि यहां से अंदर वाटर जा सकता है और कुछ सॉल्यूट जा सकते हैं, कुछ आयंस जा सकते हैं। सारे आयंस नहीं जाएंगे, कुछ आयंस जा सकते हैं। यहां से वैक्यूल के अंदर इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जा सकता है और कुछ आयंस जा सकते हैं। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल।
बच्चों, वैक्यूल का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी के वेसिकल से ही होता है। वैक्यूल का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी से ही होता है। गोल्गी बॉडी के सिस्टरने से लाइसोसोम निकला था। गोल्गी बॉडी के सिस्टरने से लाइसोसोम निकला था। उसी सिस्टरने से वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसी सिस्टरने से वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जब सिस्टरने से काफी सारे वैक्यूल निकलते हैं, छोटे छोटे, सिस्टरने से काफी सारे वैक्यूल निकलते हैं छोटे छोटे, और ये सारे वैक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और प्लांट में एक बड़ा सा वैक्यूल बनता है। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। गोल्गी बॉडी के सिस्टरने से लाइसोसोम बने थे। गोल्गी बॉडी के सिस्टरने से कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जिनको वैक्यूल बोलते हैं, बट वो वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो एक बड़ा वैक्यूल बनता है जिसको आप बोलते हैं, ये जो वैक्यूल आपके अंदर दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैक्यूल बहुत तरह के होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जैसे फूड वैक्यूल है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, ये फूड वैक्यूल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का साइज छोटा होता है, फूड वैक्यूल का साइज छोटा होता है। ये वो वैक्यूल है जो छोटे छोटे वैक्यूल्स के कलेक्शन से बनता है प्लांट सेल के अंदर। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार यस लिख दीजिए। तो वैक्यूल भी गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं। वैक्यूल आपका 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कहां पर? सेल के अंदर। 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर? प्लांट के अंदर। और ये जो वैक्यूल होता है ये काफी बड़ा होता है, लार्ज है और सिंगल है। तो प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है जिसकी एक ही मेम्ब्रेन है, जिसका नाम टोनोप्लास्ट है, जो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक। और इसी वैक्यूल को आप बोलते हैं, इसी वैक्यूल को आप एक और नाम बोलते हैं। प्लांट के वैक्यूल को बोलते हैं सैप वैक्यूल। प्लांट के वैक्यूल को बोलते हैं सैप वैक्यूल। प्लांट के वैक्यूल को बोलते हैं सैप वैक्यूल। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? वैक्यूल कंटेन, वैक्यूल के अंदर क्या क्या है? एक तो पानी है, बहुत सारा पानी है। सैप, सैप का मतलब यहां पर बोला गया है इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है। और क्या क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है। एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है। और मैं कहूं वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, नॉट यूजफुल फॉर सेल, नॉट यूजफुल फॉर सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। तो इस वैक्यूल के अंदर वाटर है, सैप मतलब इनऑर्गेनिक आयंस है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है, और कुछ वेस्ट मटेरियल है जो सेल के लिए जरूरी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट चीज देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर आपको कुछ आयंस दिख रहे हैं और बाहर साइटोप्लाज्म में भी आयंस दिख रहे हैं। तो अब इन आयंस का मूवमेंट अब देखिए, यहां भी आयंस दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में और वैक्यूल में भी दिख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, साइटोप्लाज्म से आयंस का मूवमेंट वैक्यूल के अंदर होगा
तो आप मुझे बताइए साइटोप्लाज्म में आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है और वैक्यूल के अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आयंस का जो मूवमेंट होगा साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर, वो अलोंग द कंसंट्रेशन होगा या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होगा? लिख के बताइए। बिल्कुल सही, लो टू हाई, बिल्कुल सही, समझ गए। एक्टिव एक्टिव एक्टिव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो टू हाई होगा, लो टू हाई होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इसका मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये हो रहा है लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इसी को आप बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसी को आप बोलते हैं अपहिल। और ये कैसा मूवमेंट है? ये है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कोई आपसे पूछे कि साइटोप्लाज्म से आयंस का कुछ सारे आयंस तो जाएंगे नहीं, कुछ स्पेसिफिक जाएंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमेबल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया आयंस का जो मूवमेंट होता है, जो आपका मूवमेंट है सम आयंस, कहां से कहां? ये आपका साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। जिनका भी एडमिशन लेट हुआ है वो कृपया करके स्टार्टिंग से लेक्चर देखें। अगर आप बीच में आकर एकदम से बैठ जाएंगे तो आपको फील नहीं होगा। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप बीच में आके बैठ जाएंगे कि हमारा एडमिशन लेट हुआ है और ये क्या है, तो भाई फिर आपको समझ में नहीं आएगा, माफ करिएगा। ठीक, ये है आपका वैक्यूल, ये है आपका वैक्यूल। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। जब आप नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो आपका आएगा टाइप्स ऑफ वैक्यूल, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। ठीक, अब मैं आपको इसमें दो टाइप्स के पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दो टाइप के पढ़ाऊंगा। मैं आपकी लाइन भी खींच देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पे आपके सर आपको पढ़ाएंगे फूड वैक्यूल और यहां पे आपके सर आपको पढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, चलिए पहले फूड वैक्यूल पढ़ा देता हूं, फिर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ाते हैं, फिर आपका वैक्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों, आपके पास एक सेल है, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये है आपके पास एक सेल। ठीक, और यहां पर सेल के बाहर आपका प्रेजेंट है फूड मटेरियल। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका फूड। ठीक, और जो येलो कलर से दिख रही है ये क्या है? येलो कलर से है सेल मेम्ब्रेन। तो जो आपको येलो कलर से दिख रही है बाहर की तरफ, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, फूड वैक्यूल, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ?
सबसे पहले आपका क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, पहले मुझे डायग्राम बनाने दीजिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, फिर आप बनाना। मैं इसको मिटाऊंगा अभी, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, ठीक है, इसलिए 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो आप देखिए, सबसे पहले आपका क्या हुआ, सबसे पहले आपका सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हुआ, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई। तो कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ, अब बना लो, अब बना लो। ये हुआ आपका इन्वेजिनेशन ऑफ सीएम। सीएम का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। आपकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, ठीक। और जो फूड मटेरियल है, ये रहा आपका फूड मटेरियल, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, देखिएगा जरा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम नीचे जाएंगे ऐसे करके। इसके बाद क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या हुआ, यहां पीछे से आपकी मेम्ब्रेन वापस से रिफॉर्म्ड हो गई, पीछे से आपकी मेम्ब्रेन वापस से रिफॉर्म्ड हो गई, यहां पीछे से मेम्ब्रेन वापस से फॉर्म्ड हो गई। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि वापस से मेम्ब्रेन बन गई, मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड, मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड, पीछे से मेम्ब्रेन आपकी बन गई, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब इस वैक्यूल को बोलते हैं फूड वैक्यूल और इसके अंदर आपका प्रेजेंट है फूड। अब सेल इस फूड का करेगी डाइजेशन। तो बच्चों यहां क्या हुआ था, फूड वैक्यूल रिलीज इनटू दी साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल रिलीज इन साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से फूड वैक्यूल फॉर्म्ड होता है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, किसी फूड को अंदर लेना, किसी फूड को अंदर लेना, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, फूड को बाहर से अंदर लेना, फूड को बाहर से अंदर लेना, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, खाने को बाहर से अंदर लेना, एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, फूड मटेरियल फॉर्म्ड ड्यू टू एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, फूड वैक्यूल फॉर्म ड्यू टू एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल। और ऐसा आपका दिखता है कहां पर, प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा, जिसमें एग्जाम्पल है आपका अमीबा। अमीबा के अंदर आपका फूड वैक्यूल फॉर्म्ड होता है, आप याद रखेंगे। और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर आपका ये मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, हाँ फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सही है। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। हाँ वही 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 अन्विता, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, वही है वही है वही है। यहां तक आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। अमीबा में सेल वॉल नहीं होती, अमीबा में सेल वॉल नहीं होती, अमीबा प्रोटोजोआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहां मिलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपके अमीबा में मिलते हैं और कहां मिलते हैं,
पैरामीशियम में मिलते हैं। ठीक है, और ये सब पैरामीशियम कैसा है? एक्वेटिक है। तो बच्चों पैरामीशियम पानी में रहता है। ठीक, पैरामीशियम कहां रहता है? पानी में रहता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब पैरामीशियम पानी में से फूड अपने अंदर लेता है, मैं पैरामीशियम हूं, मेरे आसपास पूरा का पूरा पानी है। ठीक, मैं पैरामीशियम हूं, मेरे आसपास पूरा का पूरा पानी है और मेरे शरीर पर है सीलिया। ये सीलिया पानी में जोर जोर से बीट करेंगे, ये सीलिया पानी में जोर जोर से बीट करेंगे, जिसकी वजह से पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, एक वाटर करंट जनरेट होगा, जिसकी हेल्प से फूड मेरे अंदर आएगा। फूड मेरे अंदर आएगा, तो जब फूड पैरामीशियम के अंदर आता है तो उस टाइम वाटर भी अंदर आ जाता है। जब फूड पैरामीशियम के अंदर आता है तो वाटर भी अंदर आ जाता है। तो पैरामीशियम की बॉडी में अंदर बहुत सारा वाटर आ गया है। ये जो बहुत सारा वाटर है, इस वाटर को पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो इस एक्सेस वाटर को एक्सपेल आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मैं पैरामीशियम हूं, मेरे शरीर पर सीलिया है, मेरे आसपास पानी है, सीलिया ने बीट किया, सीलिया ने बीट किया तो पानी की स्पीड बढ़ गई, पानी की स्पीड बढ़ गई तो उस पानी में से फूड मेरे अंदर आया, मेरे अंदर आया। तो जब फूड अंदर आया तो मेरे अंदर एक्सेस वाटर एंटर कर गया। तो पैरामीशियम के अंदर अगर एक्सेस वाटर रहेगा तो उसको दिक्कत है। तो पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो उस एक्सेस वाटर को एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फील हुआ कॉन्सेप्ट? तो यस लिख दीजिए। फील हुआ तो यस लिख दीजिए। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को भी इकट्ठा करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल को भी इकट्ठा करते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल के अंदर, अमीबा के अंदर वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करेंगे और उसको बाहर फेंक देंगे, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हुआ एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट एक्सेस वाटर, और दूसरा फंक्शन है एक्सक्रीशन। ये दोनों काम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। रिलीज वेस्ट मटेरियल। तो ये हमने आपका वैक्यूल के बारे में पढ़ा, फूड वैक्यूल पढ़ा और क्वालिटी के साथ हमने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपका पढ़ लिया। ठीक, चलिए अब लगे हाथ, लगे हाथ इसका एनसीईआरटी बूस्टर देख लीजिए। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में, जिसमें वाटर है, सैप है। सैप का मतलब बताया मैंने, इनऑर्गेनिक आयंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और अदर मटेरियल जो यूजफुल नहीं है। वैक्यूल बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। प्लांट में वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है 90% वॉल्यूम। Tonoplasts facilitate the transport of number of ions and other material against concentration gradient into vacuole। vacuole में कहां से आ रहा है? साइटोप्लास्ट से आ रहा है, अगेंस्ट आ रहा है। इसका मतलब कैसा मूवमेंट है? एक्टिव है। Hence the concentration is higher in vacuole than in cytoplasm, तभी तो एक्टिव है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन मैनी सेल्स जैसे प्रोटिस्टा, फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। ये हमारा हो गया है। सर लिखना बाकी है, लो बेटा लिख लो, है ना, ऐसे बता दिया करो, है ना।
थोड़ा मैं टाइम दे दिया करूंगा आपको, आप बता दिया करो। लो लिख लो बेटा, 30 सेकंड का टाइम है, लिख लो, लिख लीजिए। मैं एक ही चीज को वैसे 3-3 बार लिखता समझाता हूं, रिपीट करता हूं बार बार, तो कोशिश किया कीजिए थोड़ा सा लिख लिया करिए। ठीक है, लिख लिया हो तो आप नोटेट कर देना ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। बताया करो, जो आदमी आपके लिए इतनी सारी चीजें कर रहा है वो दानव तो नहीं हो सकता। क्या वो आपको 1 मिनट लिखने का टाइम नहीं दे सकता? जब वो इतनी सारी चीज कर रहा है तो आपको लिखने का भी टाइम दे सकता है। ठीक है, लेकिन बोला करिए। आप लिख ही नहीं पाएंगे तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या मतलब है? सब तो छूट ही जाएगा आपका, तो फिर अच्छा पढ़ा के क्या कर लेंगे? मुझे पूरा सेशन बहुत अच्छे से रखना है, आपको ईमानदारी से रखना है, गुस्से से चिल्ला के गलत शब्दों का प्रयोग करके नहीं रखना है। समझ में आया? एक घर में भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, माता पिताजी तभी रह सकते हैं जब उस घर में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, मन मुटाव होने से घर बिखर जाता है और फिर रहने से सिर्फ टेंशन आती है और फिर काम अच्छा नहीं चलता। तो हम पूरे साल अच्छे से तभी पढ़ पाएंगे जब हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपकी बातें सुनूंगा। चलिए आगे चलते हैं। हम्म हम एनसीईआरटी बूस्टर पे थे, हम वैक्यूल हमने पढ़ा। चलिए बताइए कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ सेल्स कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। डबल नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये आपका गलत हो गया। ठीक, कंसिस्ट ऑफ वाटर सैप एक्सिटरी मटेरियल अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, सही है। टोनोप्लास्ट इज नॉट सेलेक्टिवली परमेबल, टोनोप्लास्ट जो होती है वो आपकी सेलेक्टिवली परमेबल है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस अगेंस्ट concentration gradient because concentration is slightly higher in cytoplasm, higher in vacuole। ये आपका गलत हो गया। ठीक है, कितने स्टेटमेंट लिख रहे हैं? ऑप्शन सी लिख रहे हैं। अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सही है। फूड वैक्यूल प्रेजेंट फॉर्म बाय एनगल्फिंग ऑफ मटेरियल, सही है। 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन डी। एक नहीं, टोनोप्लास्ट इज नॉट सेलेक्टिव परमेबल, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो 1 2 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये तो आपका गलत हो गया था। चलिए ये हमने आपका पढ़ लिया। अब एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको समझाने के लिए मैं आपकी ये जीन्स लेकर आया हूं। ठीक, हमें जीन्स को जीन्स ही रखना है, उसकी कैपरी नहीं बनानी है। तो जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करिएगा। ठीक, जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करिएगा। डालिए हेडिंग न्यूक्लियस, डालिए हेडिंग न्यूक्लियस। इसकी एनसीईआरटी तब तक नहीं पढ़ना जब तक मैं ना पढ़ाऊं, खुद से नहीं पढ़ना, पहले मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ेंगे। जितनी इसकी एनसीईआरटी मैं आज कवर कर दूंगा उतनी ही आप एनसीईआरटी घर पे रिवाइज करेंगे। जो लाइन मैं आज कवर नहीं करूंगा वो आप घर पे नहीं पढ़ेंगे। ये आपको एक वार्निंग, वार्निंग नहीं है, मतलब एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, चलिए न्यूक्लियस को सबसे पहले अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो इसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में, 1831 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक, अब एक सेल में अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेल में जनरली कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल में बेटा
जनरली आपके एक न्यूक्लियस है। एक सेल में आपका जनरली एक न्यूक्लियस है। ठीक। तीसरा तीसरा बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरामीशियम के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, तो आप कहेंगे 2 न्यूक्लियस। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस हो। जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे पैरामीशियम में आपके 2 न्यूक्लियस हैं। अगर मैं आपसे बात करूं मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, आरबीसी को शायद एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये आप जूलॉजी में पढ़ेंगे। और एक और सेल होती है जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब। बच्चों, प्लांट के अंदर खाना लेके जाता है फिलोयम, और फिलोयम की एक सेल होती है जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब इज वन ऑफ द सेल ऑफ फिलोयम। प्लांट में फूड लेके जाता है फिलोयम। फिलोयम की मेन सेल जो फूड को लेके जाती है, फिलोयम की मेन सेल जो फूड को लेके जाती है, उस सेल को बोलते हैं सीव ट्यूब। इन दोनों सेल में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो किसी ने आपसे पूछा कि ये सेल लिविंग है या डेड है। सेल लिविंग है बट न्यूक्लियस नहीं है। सेल लिविंग है। तो कोई आपसे पूछे कि ये दोनों कैसी सेल है, तो आप बोलेंगे ये आपकी लिविंग सेल है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आप हेडिंग डालेंगे, पहली जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको 4 चीजें पढ़ाई जाएंगी। पहला हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। फिर मैं आपको इसके 4 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक पार्ट है आपका न्यूक्लियोप्लास्ट, और एक पार्ट है क्रोमैटिन, और एक पार्ट है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं। ये चारों पार्ट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हाँ, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी तो सुना होगा बेटा, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, है ना। ये बच्चा 9th क्लास के अंदर पढ़ लेता है। 9th क्लास में आरबीसी को बोलते हैं। तो हमें न्यूक्लियस के ये 4 पार्ट पढ़ने हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियोप्लास्ट, तीसरा क्रोमैटिन, चौथा न्यूक्लियोलस। अब मैं एक एक करके चारों पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले न्यूक्लियर सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक बच्चों, यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा और यहां मैं लिखूंगा। ठीक है, यहां डायग्राम रहेगा और यहां मैं लिखूंगा। तो मैं यहां आपका एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो यहां आपका जो रहेगा, यहां हम नोट्स लिखेंगे। यहां हम नोट्स लिखेंगे और यहां हम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, यहां डायग्राम आएगा, यहां नोट्स आएंगे।
सबसे पहले मैं आपका एक सेल बना लेता हूं। ठीक, ये हमने आपका यहां पर बना लिया है, ये रहा आपका सेल। ठीक, पहले मुझे न्यूक्लियस बनाने देना, तुम बाद में बनाना, पहले मुझे बनाने देना। ठीक है, पहले मुझे बनाने देना, और इसके अंदर मैं आपका बनाऊंगा न्यूक्लियस। पहले आप मुझे बनाने देना, आप बाद में बनाना। ठीक है, पहले आप मुझे बनाने देना, अभी मत बनाना। हाँ, तो ये आपका मैंने बनाया है, अभी मत बनाना, पहले मुझे बनाने देना। फिर बोल रहा हूं, नहीं तो बाद में कहोगे हमारा गलत हो गया। पहले मुझे बनाने देना, 1 मिनट रुक जाना। अब बना लो, अब बना लो। अब बताओ, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका कौन सा स्ट्रक्चर निकल रहा है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका कौन सा स्ट्रक्चर निकल रहा है? सर, ये निकल रहा है आर ई आर। और आर ई आर पर आपने दिखाए हैं हमें राइबोसोम। आपने आर ई आर पे राइबोसोम दिखाए हैं, और आपने आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम दिखाए हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से, लेबलिंग करते हैं हम। ये जो आपको दिखी है, इसको बोलते हैं आउटर एनएम। एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है, ये है आपकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिंगल लेयर या डबल लेयर? आप बोलेंगे डबल लेयर, आप बोलेंगे डबल लेयर। कौन सी लेयर आरईआर के साथ कॉन्टिन्यूएशन में है? कौन सी लेयर? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस विथ आर ई आर, आर ई आर। अब आरईआर पर राइबोसोम है, और आरईआर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं, इसलिए राइबोसोम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी मिलते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम मिलते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आपके मिलते हैं राइबोसोम। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम आपके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आरईआर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकले हैं, आरईआर पे राइबोसोम है, तो आउटर मेम्ब्रेन पर भी आपके राइबोसोम है। बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा होगा, जिसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, जिसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, जिसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखता है, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। स्पेस बिटवीन, ये शॉर्ट में मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो होता है 10 टू 50 नैनोमीटर। 10 टू 50 नैनोमीटर आपका ये स्पेस होता है। 10 टू 50 नैनोमीटर आपका स्पेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, अब आप मुझे बताइएगा, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो रीजन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड वाला रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड वाला रीजन है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो सेमी फ्लूइड या ट्रांसपेरेंट रीजन जो मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो रीजन आपको बाहर दिख रहा है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ये है आपका साइटोप्लाज्म। ये है आपका साइटोप्लाज्म। अब आप मुझे बताइए, कौन सी लेयर ने न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट किया? नेशन वांट्स टू नो। लिख के बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कौन सी लेयर है? विच लेयर सेपरेट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? विच लेयर सेपरेट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? नेशन वांट्स टू नो। बताइए, कौन सी लेयर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या आप ये भी कह सकते हो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस ही बोल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा स्पेस है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलो, ये आपका सेपरेट करता है किसको? न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। ठीक, अब आप देखिए बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों एंड फ्यूज हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों एंड फ्यूज हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों एंड फ्यूज हो गए। तो कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों एंड फ्यूज हो गए, इसलिए आपका एक गैप क्रिएट हुआ, और इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। कहीं कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है, कहीं कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है, और जहां जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब है छेद। पोर मतलब है छेद। तो पोर इसलिए है क्योंकि यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोनों लेयर फ्यूज हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोनों लेयर फ्यूज हो गई। So at some place, तो end of nuclear membrane, end of nuclear membrane fused, so nuclear pore formed. So nuclear pore formed. अब आप मुझे बताइए, किसी अगर न्यूक्लियस से किसी चीज को साइटोप्लाज्म में जाना है, और साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियस में जानी है, अगर किसी चीज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, या फिर किसी चीज को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है, तो किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा?
किसके थ्रू जाएगा? बताइए किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा बताइए? सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। तो न्यूक्लियर पोर से बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो न्यूक्लियर पोर जो होता है वो मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? शाबाश, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दोनों तरफ होता है, यहां से भी बाहर और यहां से अंदर। मेंटेन बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। किसका मूवमेंट होता है? कौन चीजें हैं जो मूव करती हैं? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसका? आरएनए का और प्रोटीन का। तो आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है बाई डायरेक्शनल। किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो बच्चों, मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो लेयर होती हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज होने की वजह से न्यूक्लियर पोर बनता है। तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है और हमारे सम्मान में यस भी आ गया है। ठीक है, सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब अगले अगले 45-50 जो भी मिनट हैं बहुत इंपॉर्टेंट मिनट हैं, जिंदगी के कैरियर के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट हैं। कुछ चीज है जो मैं आपको समझाऊंगा जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो सारी चीज क्लास 12th की एनसीईआरटी में है। लेकिन ये चीज आपको बतानी जरूरी है, वरना आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, तो एक चीज आपने पढ़ी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप सेकंड जो चीज डालोगे वो आप पढ़ेंगे क्रोमैटिन। वो आप पढ़ोगे क्रोमैटिन। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। अभी मैं लिखूंगा कम और बार बार किसी चीज को समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? पूरा फोकस करना, एकदम अच्छी तरीके से फोकस करना। बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को बैठाना है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर, एक सेकेंड रुकिएगा। कहाँ गए वो दिन? एक सेकेंड बस। एक सेकंड दीजिएगा बस। आ जाओ, पूरा फोकस करना। बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है और ये 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है और इन क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। इन क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो एक सेल के न्यूक्लियस में
जो 46 क्रोमोसोम हैं, एक सेल के न्यूक्लियस में जो 46 क्रोमोसोम हैं, उनमें टोटल डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। चलो ऐसे समझिए, मेरी एक सेल में न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। उन 46 क्रोमोसोम में जो टोटल डीएनए है उसकी लेंथ है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 chromosome in one cell. 2.2 meter of DNA distributed in 46 chromosome of one cell. 2.2 meter of DNA distributed in 46 chromosome in one cell. न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10 की पावर -6 मीटर। न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10 की पावर -6 मीटर। और उसके अंदर जो धागा है वो है 2.2 मीटर। उसके अंदर जो धागा है वो है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का धागा को 10 की पावर -6 मीटर में बैठाना है। 2.2 मीटर के धागे को 10 की पावर -6 मीटर न्यूक्लियस के अंदर बैठाना है। तो भैया आप मुझे बताओ, चीजों को लंबा करके डालोगे या चीजों को पैक करके डालोगे? बताओ, इस धागे को खोल के डालोगे या पैक करके डालोगे? बताओ, खोल के डालोगे या फिर पैक करके डालोगे? बताओ। ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा तुम्हें, अंदर तक तुम्हें फील हो जाएगा, देखना। पैक करके डालोगे, ठीक है। अब तुम जा रहे हो गोवा घूमने के लिए, ठीक। मम्मी ने कहा सामान पैक कर लेते हैं। अब गोवा आप जा रहे हो, अगर आप अपनी जीन्स को फोल्ड करके डालोगे तो आपके बैग में वो जीन्स स्पेस कम घेरेगी, ताकि आप और कपड़े भी बैग में डाल सको। तो आपने जीन्स को फोल्ड करना है। भाई, जीन्स को फोल्ड करके बैग में जब गोवा में निकालोगे तब भी वो जीन्स ही रहेगी, कैपरी नहीं बन जाएगी, जीन्स ही रहेगी। जीन्स को फोल्ड करने से जीन्स छोटी नहीं होती, जीन्स स्पेस कम घेरती है। भाई, जीन्स को फोल्ड करने से जीन्स की लंबाई कम नहीं होगी, जीन्स स्पेस कम घेरेगी। तो आपके पास है जीन्स। जीन्स में, जीन्स मतलब है डीएनए, जीन्स मतलब है डीएनए। इस डीएनए को फोल्ड किया तो क्रोमैटिन बोलते हैं, और ज्यादा फोल्ड किया तो क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए को फोल्ड किया क्रोमैटिन, और ज्यादा किया क्रोमोसोम। चलो अब आप खुद ही मुझे बताएंगे लिखकर, क्रोमैटिन में और क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन देखिए, यह है डीएनए, डीएनए की फोल्डिंग को बोला क्रोमैटिन, डीएनए में और ज्यादा फोल्डिंग को बोला क्रोमोसोम। तो अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले है डीएनए, डीएनए में फोल्डिंग हुई, डीएनए में फोल्डिंग हुई तो क्रोमैटिन बना। उस क्रोमैटिन में और ज्यादा फोल्डिंग हुई तो आपका क्रोमोसोम बना। अब आप कुछ सवालों के जवाब दीजिए। वो गुड, शाबाश, आपको हिस्टोन प्रोटीन पता है, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं इन चीजों को सिंक्रोनाइज करके मैं आपको दूंगा। आप मुझे बताइए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में, क्रोमैटिन में भी डीएनए है, क्रोमोसोम में भी डीएनए है, क्रोमैटिन में भी डीएनए है,
folding state of DNA is called chromatin. More folding state of DNA called chromosome. Folding state of DNA called chromatin. More folding of DNA is called chromosome. लिख के बताओ, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कौन लॉन्ग होगा? क्रोमैटिन में क्रोमैटिन लॉन्ग होगा या क्रोमोसोम लॉन्ग होगा? लिख के बताओ। क्रोमैटिन में क्रोमैटिन लॉन्ग होगा या क्रोमोसोम लॉन्ग होगा? लिख के बताओ। अभी देखो तुम्हें किस तरीके से क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझाऊंगा, और क्लाइमैक्स ऐसा होगा कि भाई साहब जमीन नीचे से खिसक जाएगी। क्रोमैटिन लॉन्ग होगा, जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा, जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा, जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा। क्रोमैटिन, और ये है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन लॉन्ग होगा, बिल्कुल सही, क्रोमैटिन लॉन्ग होगा और क्रोमोसोम शॉर्ट होगा। ठीक है। किसके अंदर डीएनए मोर फोल्डेड होगा? किसके अंदर डीएनए ज्यादा फोल्डेड होगा, ज्यादा पैकेजिंग होगी? ज्यादा फोल्डेड होगा, ज्यादा पैकेजिंग होगी। लिख के बता, किसके अंदर डीएनए ज्यादा फोल्ड होगा? लिख के बता, किसके अंदर डीएनए ज्यादा फोल्ड होगा? मोर फोल्डेड डीएनए, लेस फोल्डेड डीएनए। हाँ, देखते जाना तुम। अरे हम तो जीन से ही काम कर देते हैं बेटा। अरे दीवाने, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि तेरे भाई की क्लास है। बिल्कुल सही। अब तुम मुझे बताओ, एक जीन्स ज्यादा मोटी कब दिखेगी, ज्यादा थिक कब दिखेगी? जब वो क्रोमैटिन स्टेट में होगी या क्रोमोसोम स्टेट में होगी? बताओ, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कौन थिक होता है? भाई जितने ज्यादा फोल्ड उतनी मोटाई ज्यादा, जितने ज्यादा फोल्ड उतनी मोटाई ज्यादा। भाई ये रही डीएनए, इसमें एक फोल्ड क्रोमैटिन, जितने ज्यादा फोल्ड करूंगा, जितने ज्यादा फोल्ड करूंगा थिकनेस बढ़ेगी, जितने ज्यादा फोल्ड करूंगा थिकनेस बढ़ेगी। क्रोमैटिन जो है वो थिन है और ये आपका थिक है, ये आपका थिक है। ठीक है, ये आपका थिक है, ये थिन है, ये आपका थिक है। लेस फोल्डेड डीएनए, मोर फोल्डेड डीएनए। ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। कौन सी चीज आपके घर में रखी हुई आपको बेटर दिखेगी? कौन सी चीज आपको ज्यादा बेटर दिखेगी? बताओ, इन दोनों में आपके घर में कौन सी चीज बढ़िया दिखेगी, ये या ये? कौन, किसकी विजिबिलिटी अच्छी है, क्रोमैटिन की या क्रोमोसोम की? कौन अच्छी तरीके से आपको दिखेगा एकदम कि आहा क्या तय करके रखा हुआ है? बताइए, किसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी? ठीक है, किसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी? मोर विजिबिलिटी, मोर विजिबिलिटी, लेस विजिबिलिटी। बताइए, इनमें कौन सी चीज लेस कंडेंस है? लेस कंडेंस है, ज्यादा कंडेंस नहीं है, ज्यादा कंडेंस नहीं है। बताइए, कौन सी चीज है इसके अंदर जो लेस कंडेंस है, ज्यादा कंडेंस नहीं है? कौन सी चीज है इसके अंदर लेस कंडेंस है? सर लेस कंडेंस है, और कंडेंस करना है? हाँ ये ले, और कंडेंस हो गई। और कंडेंस करना है? हाँ, और कंडेंस करना है? हाँ, और कंडेंस करना है। लेस कंडेंस है क्रोमैटिन, लेस कंडेंस है क्रोमैटिन। कम फोल्ड, लेस कंडेंस। ज्यादा फोल्ड, ज्यादा फोल्ड, ज्यादा फोल्ड मतलब ज्यादा कंडेंस, ज्यादा फोल्ड मतलब ज्यादा कंडेंस, लेस फोल्ड मतलब लेस कंडेंस। तो आप मुझे बताइए, फिल अप द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स। देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। लिख के बताइए, फिल अप द
डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फिल अप द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक। क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? नमक का कर्ज अदा करो। क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं, छुपा देता हूं, देखता हूं आप सबने यही लिखा है, आप सबने यही लिखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। कभी जीवन में नहीं भूलोगे तुम क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। जब सेल इंटरफेस में होती है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करती, तो क्रोमैटिन वर्ड यूज करते हैं। और जब सेल प्रोफेस में, मेटाफेस में, एनाफेस में होती है, तो आप क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं। तो सेल जब इंटरफेस में होती है, मतलब जब वो डिवाइड नहीं करती, नॉन डिवाइडिंग स्टेट, तो आप क्रोमैटिन बोलते हैं। और वही क्रोमैटिन की जब विजिबिलिटी बढ़ जाए, उसमें डीएनए के फोल्ड्स बढ़ जाएं, उसकी और अच्छी तरीके से पैकेजिंग हो जाए, वो स्ट्रक्चर और कंडेंस हो जाए, तो उसे कहते हैं क्रोमोसोम। फील हुआ तो यस लिख, फील हुआ तो यस लिख। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस यहां मत पूछना, यहां मत पूछना। मैं कैसे बताऊंगा बताओ? ये तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में समझाए जाते हैं। मैं यहां कैसे बताऊं इंटरफेस क्या है? मैं कैसे बताऊं प्रोफेस मेटाफेस क्या है? मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, मैं ये कर नहीं सकता, क्योंकि ये चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर है। अभी देखते जाना। अभी तुम्हें एक पिक्चर तैयार कर दी क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम की। ठीक, अब मैं तुम्हें फोल्डिंग सिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब तुम्हें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम की एक पिक्चर तैयार हो गई। ठीक है, कोई तुमसे पूछे तो आज जाके मां को समझाने का, ए मां इसको बोला डीएनए। उसके बाद मां को समझाने का, मां इसके अंदर बता कितना कॉइल। तो मां बोलेगी इसके अंदर 2 कॉइल। तो मां को बोलने का कि देख डीएनए पहले से छोटा लग रेला है ना, तो मां बोलेगी लग रेला है, तो बोलना मां ये क्रोमैटिन है। फिर मां को बोलना इधर ही रुकने का, जाने का नहीं। मां को बोलने का इधर ही रुकने का, जाने का नहीं। तो मां उधर ही खड़ी रहेंगी और फिर बोलना मां को, मां, ए मां, हाँ, ए मां इधर देखना। मां से पूछने का नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज या डिक्रीज, तो मां बोलेगी नंबर ऑफ कॉइल डिक्रीज नहीं इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ कॉइल्स 4 हो गए, तो मां से पूछने का कि लंबाई पहले से ज्यादा या कम, तो मां बोलेगी पहले से छोटा लग रहा है बाबा। इसको बोलते क्रोमोसोम, इसको बोलते क्रोमोसोम। इससे पहले क्रोमैटिन था, इससे पहले डीएनए था। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। अपना कंटेंट ही मोटिवेशन है बाबा, अपना पढ़ाने का तरीका ही इंजॉयमेंट है बाबा। इसी को हंसी मजाक बोल लो, इसी को मोटिवेशन ले लो, यही अपना भाई। अलग से जोक मारने का जरूरत नहीं है। अब तुम बताओ, 7:25 हुआ, कहीं पर कोई फालतू बात नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, तभी तो फोकस है तुम्हारा। अगर बीच में मैं थोड़ा सा भी करूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब समझो जरा ध्यान से। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, मैंने तुम्हें क्रोमैटिन क्रोमोसोम फील कराया। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूं कि सर क्रोमैटिन है क्या, कंपोजिशन क्या है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है, क्या दोनों का कंपोजिशन अलग है, क्या दोनों का कंपोजिशन सेम है? आजा 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 अब कैसा है शर्मान। तो तुमने क्या हेडिंग डाली थी? हमने हेडिंग डाली थी क्रोमैटिन, हमने हेडिंग डाली थी
क्रोमैटिन। फिर आपने जीन्स कैप्री जो भी है इसका एग्जाम्पल देके हमको ये सब समझाया, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। अब ध्यान से समझना, अब क्या हेडिंग डालें, अब क्या हेडिंग डालें। हाँ, एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिएगा बच्चों, एक और चीज देखिएगा। देखिए, अब क्रोमैटिन ही कंटिन्यू है, क्रोमैटिन ही कंटिन्यू है। अब आप हेडिंग डालेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये हेडिंग क्रोमैटिन में ही चल रही है। आपने सबसे पहले हेडिंग डाली क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में मैंने आपको यह बताया क्रोमैटिन के अंदर ही पैकेजिंग ऑफ डीएनए सब हेडिंग है, क्रोमैटिन के अंदर ही पैकेजिंग ऑफ डीएनए सब हेडिंग है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको देखिए कितना लंबा डीएनए दिख रहा है। ये है आपका डीएनए जो आपको काफी लंबा दिख रहा है। ये है आपका डीएनए, ये है आपका डीएनए जो आपको काफी लंबा दिख रहा है, जो आपको काफी लंबा दिख रहा है। ठीक, ध्यान समझना, ये है आपका डीएनए। डीएनए पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, जिसकी वजह से डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, डीएनए में फॉस्फेट मिलता है। अब भगवान ने मेरे पास एक चीज दी, ठीक है, एक चीज दी, यहां पर एक लाइन खींच देना ऐसे करके, ये सारा ऐसे चलेगा, यहां एक्स्ट्रा चीज आएंगी, एक्स्ट्रा, ठीक है। कॉपी में इतना बड़ा एक कॉलम बनाना, यहां मैं पूरा समझाऊंगा और यहां कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखूंगा। बच्चों, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जिसका नेचर होता है बेसिक, बेसिक, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होती हैं, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान से सुनना, आपने हिस्टोन प्रोटीन सुना है, आपने क्रोमैटिन सुना है, क्रोमोसोम सुना है, बट इन तीनों को मैं जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके आपको बताऊंगा वो चीज थोड़ा आपको अलग बताऊंगा, ध्यान सुनना। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं। तो सबसे ज्यादा इनके अंदर कौन सी अमीनो एसिड होती है अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे आर्जिनिन, और दूसरी है आपकी लाइसीन, दूसरी है आपकी लाइसीन। ठीक, 2.2 मीटर का मतलब क्या है, एक सेल में जो 46 क्रोमोसोम है, उन 46 क्रोमोसोम में जो टोटल डीएनए है उसकी लेंथ है 2.2 मीटर। ठीक, आपको, हाँ, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो हिस्टोन प्रोटीन में जो अमीनो एसिड सबसे ज्यादा मिलती है वो है अर्जिनिन एंड लाइसीन। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इनके नाम है H2A, H2B, H3, H4। कितने टाइप के हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन प्रोटीन है। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं, बट सबके 2 मॉलिक्यूल हैं। H2A के 2 मॉलिक्यूल हैं, H2B भी 2 हैं, H3 भी 2 हैं, H4 भी 2 हैं, तो सबके 2-2 हैं। तो आप इसको टेट्रामर बोलेंगे या ऑक्टामर बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे ऑक्टामर। किसका ऑक्टामर,
हिस्टोन प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर। H2A कितने हैं? 2। H2B कितने हैं? 2। H3 कितने हैं? 2। H4 कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 8। टाइप्स थे 4, हर एक के 2, तो टोटल हो गए 8 ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए किसके साथ रैप करता है? ये डीएनए आपका किसके साथ कंबाइंड होगा? ध्यान से देखना, इस डीएनए के साथ आपके जुड़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन। ये रहा हिस्टोन प्रोटीन, ये रहा हिस्टोन प्रोटीन, ये रहा हिस्टोन प्रोटीन, ये रहा हिस्टोन प्रोटीन। इनके नाम क्या है? इनके नाम है H2A, H2B, H3, H4। और सबके कितने कितने हैं? इसके 2 हैं। अभी देखना क्या फील आएगा। इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं। ठीक। अब यहां पर ये रहा आपका हिस्टोन प्रोटीन, ये रहे हिस्टोन प्रोटीन। H2A, H2B, H3, H4। इसके कितने? 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2। अब जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा तो देखिए क्या हुआ। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा तो आप देखिए क्या हुआ। हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए के साथ जुड़ा तो आप देखिए क्या हुआ। पहले मुझे बनाने देना, पहले मुझे बनाने देना, पहले मुझे बनाने देना। दूसरी स्लाइड लेनी थी, ये भी यहां कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये रेडीमेड स्लाइड थी पहले वाली। चलो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4। सबके 2-2 हैं, सबके 2-2 हैं, सबके 2-2 हैं। अब जरा फील करिएगा, फील करिएगा। अब आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। सिर्फ 2 चीजें होती हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, ये डायग्राम है ए, ये डायग्राम है बी। ए और बी में कौन सा स्ट्रक्चर तुम्हें शॉर्ट दिखा? ये था डीएनए, ये था डीएनए। ए और बी में कौन सा स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा दिख रहा है जो स्पेस कम घेरेगा? लिख के बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है स्पेस कम घेरेगा? ए या बी? लिख के बताओ, लिख के बताओ। ऐसा क्लाइमेक्स दूंगा कि भाई मतलब आत्मा हिल जाएगी, ऐसा क्लाइमेक्स दूंगा आत्मा हिल जाएगी। ठीक है, देखते जाना। तुम्हें क्या लगा कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस जान के मजा आ गया? अरे दीवाने, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम का डिफरेंस तो एक जरिया है, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, अभी तू देखते जा। अगर क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम में तेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया, 50 तोला बोलने में तेरे को मजा आ गया, माँ के साथ थोड़ा क्रोमैटिन क्रोमोसोम खेलने में ही तेरे को मजा आ गया, तो अभी तो एक्चुअल पिक्चर बाकी है बाबा। अरे दीवाने, इधर पे देखने का, पूरा फोकस करने का। अब तुम मुझे ये बताओ, डीएनए की पैकेजिंग किसने की?
डीएनए की पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन ने की। तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम। बस एक चीज मुझे बता दे मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा। इसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, सी डायग्राम। मैं चाहता हूं कि जो सी डायग्राम बने वो बी से छोटा लगे। मैं चाहता हूं कि जो सी डायग्राम बने वो बी से छोटा लगे। तो मुझे सी डायग्राम में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इंक्रीज करने पड़ेंगे या डिक्रीज करने पड़ेंगे, लिख के बता। सी डायग्राम बी से छोटा लगे, इसके लिए मुझे सी डायग्राम में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इंक्रीज करने पड़ेंगे या डिक्रीज करना पड़ेंगे। नेशन वांट्स टू नो, लिख के बता। बताना रे। समझा ना? हाँ, ऐसा ऐसा। ये तो बढ़ाओ ना। बढ़ाओ बाबा। बढ़ाओ ना। H2A, H2B, H3, H4। बढ़ाओ ना बाबा। H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4। बढ़ाओ ना बाबा। H2A, H2B, H3, H4। फील आने लगा, फील आने लगा। ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, इसको बोला क्रोमैटिन। इसको बोला क्रोमैटिन। इसको बोला क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्या क्या है? डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, और यहां हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक और प्रोटीन आ जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और थोड़ा सा है आरएनए। यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इंक्रीज हो गए। न्यूक्लियोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया। हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक और प्रोटीन आ गया जो हेल्प कर रहा है पैकेजिंग में, उसका नाम है एनएचपी। और एनएचपी का फुल फॉर्म है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये आपके एसिडिक होते हैं। तो बच्चों, ये है आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में मेन है डीएनए, मेन है हिस्टोन प्रोटीन, थोड़े से नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आ गए। उन्होंने कहा हम भी हेल्प करते हैं पैकेजिंग में, और थोड़ा सा है आरएनए। थोड़ा सा है आरएनए। बच्चों, यहां तक का कॉन्सेप्ट फील हुआ तो यस लिखो। अगला क्रोमैटिन से आएगा क्रोमोसोम। यहां तक का फील हुआ तो यस लिखो। यहां तक का फील हुआ। अब तुम देखो, क्रोमैटिन तक तुमको आ गया। क्रोमैटिन तक तुमको आ गया। अब क्रोमैटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्रोमैटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है? क्रोमैटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, ध्यान से देखिएगा।
क्रोमैटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हाइट कलर से डीएनए था, तो व्हाइट कलर से आपका डीएनए था। ठीक, व्हाइट कलर से आपका डीएनए था। अब आप देखते जाइए, 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 देखते जाइए। बताओ ये पिंक कलर से क्या बनाया है? पिंक कलर से सर ने क्या बनाया है? पिंक कलर से सर ने क्या बनाया है? पिंक कलर से सर ने बनाया है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का नंबर बढ़ गया। इसका मतलब जो पैकेजिंग है वो और ज्यादा हो गई। इसका मतलब चीजें और ज्यादा कंडेंस हो गई। तो व्हाइट कलर का है आपका डीएनए। व्हाइट कलर का है आपका डीएनए और पिंक कलर का है आपका न्यूक्लियोसोम। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो चीजें और थिक हो जाएंगी, चीजें शॉर्ट हो जाएंगी और इसे कहते हैं क्रोमोसोम। बच्चों अगर एकदम फील हुआ तो ही यस लिखना, वरना मत लिखना। घर चले जाओ, छुट्टी कर लो, अभी टाइम नहीं हुआ है। एकदम आत्मा तक फील हुआ तो यस लिख दीजिए। सबसे पहले डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़े, न्यूक्लियोसोम बना। अब और न्यूक्लियोसोम्स बढ़ गए तो क्रोमैटिन बना। अब और ज्यादा न्यूक्लियोसोम बढ़ गए तो जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो कभी भूलना मत, याद रखना। कभी भूलना मत, याद रखना। कभी मत भूलना, याद रखना। अब अगर मैं तुम्हें ये चीज नहीं बताता तो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्रोमैटिन वर्ड यूज किया गया है। क्रोमैटिन के लिए इलॉबरेट लिखा हुआ है, क्रोमैटिन के लिए लूजली लिखा हुआ है, क्रोमैटिन के लिए इनडिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। इनके मतलब कहां से समझ में आएंगे फिर? अरे इनके मतलब कहां से समझ में आएंगे अगर ये चीज समझ में नहीं आई? तो इसलिए जरूरी था, इसलिए जरूरी था। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए क्रोमैटिन के बारे में आप मुझे बताइए। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में किसकी विजिबिलिटी कम है? बताइए। क्रोमैटिन की विजिबिलिटी कम है। जिसकी विजिबिलिटी कम होती है उसको डिस्टिंक्ट नहीं कहते, उसको इनडिस्टिंक्ट बोलते हैं। इनडिस्टिंक्ट बोलते हैं, उसको इनडिस्टिंक्ट बोलते हैं। तो क्रोमैटिन इनडिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। कैसा है? इनडिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक, दूसरा पॉइंट, जो चीज मुझे अच्छे से समझ आए, अच्छे से दिखे। मेरी मम्मी ने जीन्स को फोल्ड करके बढ़िया से रखा है, कितना बेहतरीन दिख रहा है। और जो चीज मुझे ठीक से समझ ना आए वो मुझे काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो चीज तुझे कॉम्प्लेक्स कब लगेगी? जब वो क्रोमैटिन होगा या क्रोमोसोम होगा। लिख के बताओ, चीज तुझे कॉम्प्लेक्स कब लगेगी? जब वो क्रोमैटिन होगा या क्रोमोसोम होगा। लिख के बताओ। बेटा टाइम आउट वाले ना चले जाओ बेटा, है ना। मैं आज चिल्ला के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उन लोगों का जिनको पढ़ना है। समझ में आया? ठीक है, टाइम आउट वाले चले जाओ। कहीं गलती से मुझे नाम रीड हो गया तो मैं जो भी काम करता हूं वो पर्दे के पीछे करता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू शाउट एट यू गाइस, हाउ डेयर यू से लाइक दिस कि टाइम हो गया। मैं चुपचाप कैमरे के पीछे बैच मैनेजर मैम से बात करूंगा और नाम नोट कर लूंगा और इसका चैट हमेशा के लिए ब्लॉक करवा दूंगा, क्योंकि हमें और भी काम होते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब क्रोमैटिन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है इलॉबरेट। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बताओ क्या लिखूं? लूज लिखूं या कंडेंस लिखूं? क्रोमैटिन लूज लिखूं या कंडेंस लिखूं? लूज मतलब लीस्ट कंडेंस, लीस्ट कंडेंस। और एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ। आप जब न्यूक्लियस में देखोगे, आप जब इंटरफेस में सेल को देखोगे, आप जब न्यूक्लियस को देखोगे, कब? इंटरफेस में। इंटरफेस में जब आप न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको क्रोमैटिन फैला हुआ दिखेगा पूरे साइटोप्लाज्म में। एक्सटेंडेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, फैला हुआ, न्यूक्लियस में पूरा अच्छी तरीके से फैला हुआ। क्रोमैटिन के बारे में बताया था फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने। क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं बेसिक डाई से, बेसिक डाई से, बेसिक डाई से, बेसिक डाई से, फ्लेमिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने न्यूक्लियस की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कुछ मजबूरी रही होगी तभी तो नहीं पढ़ी, क्योंकि ये सारे वर्ड एक जगह नहीं लिखे हैं, ये वर्ड्स अलग अलग जगह लिखे हैं। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जब मैंने इसकी एनसीईआरटी रीड नहीं करी तो तू भी इसकी एनसीईआरटी रीड नहीं करेगा। सबसे पहली चीज, अपने टीचर पर विश्वास। अगर उन्होंने कहा कि नहीं करना है तो नहीं करना है। एक लेक्चर का वेट करना, सिर्फ थर्सडे में ये चैप्टर क्वालिटी के साथ खत्म होगा और थर्सडे में पहले मैं रीड करूंगा एनसीईआरटी, तू रीड नहीं करेगा। तू रीड करेगा, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो अभी हमने नहीं पढ़ी, उनको मैं थर्सडे की क्लास में पढ़ाऊंगा। तू पढ़ेगा, तेरे को समझ नहीं आएगी, तेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस गिरा तो दिमाग से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी और ईआर भी स्किप हो जाएगा। सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। मत पढ़ना जब तक मैं नहीं बताऊंगा। हर खेल एक जैसा नहीं होता। कुछ कहानियां, हर खेल एक जैसा नहीं होता। कुछ कहानियां सियाही से नहीं, खून से लिखी जाती हैं। ये लेक्चर सियाही से नहीं, खून से लिखा गया है। हर टॉपिक एक जैसा नहीं होता, हर टॉपिक एक जैसा नहीं होता। कुछ खेल अलग तरीके से लिखे जाते हैं। हर टॉपिक को एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग होता है। हर टॉपिक को एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग होता है। मास्टर भले ही शॉर्ट्स पहनकर आए, लेकिन समझाने के लिए जीन्स लेकर आनी पड़ती है। जीन्स को बैग में पैक करके गोवा ले जाओगे तो वो कैप्री नहीं बनेगी, वो जीन्स ही रहेगी, स्पेस कम घेरेगी। तरीके अलग अलग होते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़नी नहीं आती, मैं तो लेकर आया था, मैं तो क्वेश्चन भी लेकर आया था। ये देखिए, मैं तो क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, लेकिन डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। जितना बोला बस उतना ही। तुम रिवाइज करोगे तो नोट से रिवाइज करोगे, इसकी एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ोगे, इसकी एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ोगे। आ जाओ अब एक बार पूरा का पूरा रिवीजन ले लो। वैक्यूल में एक लेयर है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, मतलब बाहर से अंदर वाटर आएगा
और कुछ ही आयंस आएंगे, सारे आयंस नहीं आएंगे। इस वैक्यूल के अंदर वाटर है। अगर एक सेल प्लांट के अंदर कोई भी सेल स्वेल कर रही है तो उसके अंदर मेजर रोल वैक्यूल का होता है, क्योंकि वैक्यूल अपने अंदर वाटर को स्टोर करता है। इसको टर्जिडिटी बोलते हैं, बट मैं अभी आपको टर्जिडिटी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वही रिवाइज कराऊंगा जितना बताया। वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो मटेरियल है जो कि यूजफुल नहीं है। मूवमेंट जो हुआ आयंस का साइटोप्लाज्म से वैक्यूल, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, अपहिल हुआ, जिसको आप बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फूड सेल मेम्ब्रेन के पास आया, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, बाद में मेम्ब्रेन वापस से रिफॉर्म्ड हो गई और ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर साइटोप्लाज्म में आया, जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक, अब जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होंगे, किसके एंजाइम्स? लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होंगे, वो इस फूड का डाइजेशन करेंगे। एक लाइन लिखते ही देखो कॉन्सेप्ट कहां से कहां गया, एक लाइन लिखते ही देखो कॉन्सेप्ट कहां से कहां क्लिक हुआ। ठीक है, मैं लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन लिख दिया। लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो इस फूड का डाइजेशन करेंगे। ठीक, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा और पैरामीशियम में मिलता है। ठीक, तो जो पानी एक्सेस वाटर इनके अंदर एंटर करता है, वो एक्सेस वाटर को बाहर फेंकने का काम करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। जनरली सेल में एक न्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस है। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब आपकी फिलोयम की सेल होती है। किसकी सेल होती है? फिलोयम की सेल होती है, फिलोयम की सेल। आप फिलोयम मत लिखिए, आपको ये एनाटॉमी में मैं पढ़ाऊंगा। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट ये सेल लिविंग होती है। इसके ये चार पार्ट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आरईआर के साथ कॉन्टिन्यूशन में है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम है। ठीक, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरीन्यूक्लियर स्पेस न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट को सेपरेट करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एंड फ्यूज होने की वजह से न्यूक्लियर पोर बनती है, जहां से आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है। किस तरीके से मूवमेंट होता है ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से मूवमेंट होता है। उसके बाद था आपका खेल, तो यहां शुरू हुआ। खेल तो आखिरी के एक घंटे में शुरू हुआ, क्लाइमेक्स तो आखिरी के एक घंटे में शुरू हुआ। वैक्यूल थोड़ी ना था आज का मुद्दा। आज का मुद्दा तो ये था। अरे तुम्हें क्या लगा सर वैक्यूल पढ़ाने आए हैं? अरे दीवाने। क्रोमैटिन लॉन्ग है, क्रोमोसोम शॉर्ट है। क्रोमोसोम में डीएनए कम फोल्ड है, यहां डीएनए ज्यादा फोल्ड है। ये लंबा है, ये पतला है, ये मोटा है। इसकी विजिबिलिटी कम है, इसकी विजिबिलिटी ज्यादा है। यहां डीएनए कम कंडेंस है, यहां डीएनए ज्यादा कंडेंस है। क्रोमैटिन सेल्स के इंटरफेस में दिखता है और क्रोमोसोम प्रोफेस मेटाफेस वगैरह में दिखते हैं। डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को क्रोमैटिन बोलते हैं। डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन, कितने हिस्टोन प्रोटीन? मुझे क्या ना थोड़ा बुखार जुकाम हो रखा है, नाक बह रही है बार बार, लेकिन फिर भी आपको देखो लेक्चर एकदम मस्त डिलीवर किया। ठीक है, इसलिए आज मैं आपके नोट्स भी नहीं लिख पाया, इसलिए मैं आपको नोट्स मंडे को दूंगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा हो रहा था। हिस्टोन प्रोटीन चार, H2A, H2B, H3, H4 सबके दो दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक अमीनो एसिड है, सबसे ज्यादा अमीनो एसिड अर्जिनिन और लाइसिन मिलती है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, डीएनए प्लस ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन न्यूक्लियोसोम, डीएनए प्लस ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन न्यूक्लियोसोम। तो जब न्यूक्लियोसोम्स के नंबर बहुत ज्यादा होंगे तो चीज पहले से छोटी हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है और आरएनए भी है। चीज और छोटी हो गई, न्यूक्लियोसोम के नंबर बढ़ गए, पैकेजिंग बढ़ गई, कंडेंसेशन बढ़ गया, थिक हो गया, शॉर्ट हो गया, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ठीक, बट मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि लेक्चर अब हमारा कंप्लीट हो गया तो मैंने अब आपको बोल दिया। समझ में आया? क्योंकि ये सारी चीजें निजी होती हैं, पर्सनल होती हैं। ठीक है, इसको ये ऐसे बताना मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना होता है। मेरा और आपका जो रिश्ता है वो पढ़ाई का रिश्ता है, एक अच्छे कंटेंट का रिश्ता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ थिंग्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, बस उस रिश्ते पर हमारी साख है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, बढ़िया से। ठीक, विजिबिलिटी क्रोमैटिन की कम होती है, इसलिए इनडिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया।
विजिबिलिटी कम है तो स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। लूज मतलब लीस्ट कंडेंस है। एक्सटेंड मतलब न्यूक्लियस में फैला हुआ है। और क्रोमैटिन के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था, इसको स्टेन करते हैं बेसिक डाई से। नेक्स्ट वीक मतलब थर्सडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थर्सडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको इसका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एक 3 घंटे का पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, अब आपका जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क लेके जाओ, क्योंकि अब क्लास कब होगी? अब क्लास संडे को नहीं है, मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को नहीं है। तो आपको क्या करना है? रिवीजन प्लानर लेके जाओ। मैं आपको बोल रहा हूं, इस रिवीजन प्लानर की कीमत आपको तब समझ आएगी जब आपका 1 साल 11 कंप्लीट हो जाएगा और आप बोलोगे कि पूरी की पूरी बॉटनी हमें याद है। मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, जो लोग ये सोच रहे हैं टाइम हो गया, क्लास समझ में आ गई, भागो जल्दी से, नहीं, ये चीज नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसको फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। 1 साल बाद तुम कहोगे कि पूरी 11वीं टिप्स पे है सर, ऐसा लग रहा है कि सेल मैंने कल ही पढ़ा था, बल्कि सेल तूने 6-7 महीने पहले पढ़ा है, लेकिन तुझे पूरी चीज याद रहेगी, पूरी चीज याद रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, आई एम 37 ईयर ओल्ड, ठीक है, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं उम्र में, ठीक है, मुझे बड़ा भाई बोलो या अपना अंकल बोलो, अपने अंकल की बात मानो या अपने भाई की बात मानो। इसको फॉलो करना, इसको फॉलो करना। 99% लोग सेलेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको प्रॉपर रिवीजन करने नहीं आता। इसकी वजह से ही हम बंधे हुए हैं। रिवीजन प्लानर, ठीक, आज है सैटरडे, आज हमने पढ़ा लेक्चर 11। आप घर पे जाके 1 आवर पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से 1 आवर पढ़ेंगे। संडे को लेक्चर 11 का रिवीजन करेंगे 20 मिनट में, ठीक, और लेक्चर 8 टू लेक्चर 10 को आप रिवाइज करेंगे 30 मिनट्स लगाकर। 30 मिनट्स लगा के, सिर्फ आपको 50 मिनट देना है। मंडे को लेक्चर 8 टू लेक्चर 11, लेक्चर 8 टू लेक्चर 11 30 मिनट में करेंगे। ट्यूसडे को लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 45 मिनट में करना, ठीक है, 45 मिनट में करना। वेडनेसडे को लेक्चर 1 टू लेक्चर 11 1 आवर 30 मिनट में करना। और थर्सडे को भाई फिर आएगा। कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। शिष्टाचार का ध्यान रखना, हम उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं, आपके टीचर भी हैं और उम्र में भी काफी बड़े हैं, तो जिस तरीके से आप अपने घर में अपने सभी का, बड़ों का आदर करते हैं, उसी तरीके से सभी टीचर का आदर करना, ठीक। हमारी जर्नी बहुत बढ़िया रहेगी और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस लाइव क्लास अटेंड करना, मिस मत करना। जो चार्म लाइव क्लास में है ना, वो मजा रिकॉर्डेड में नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड में टाइम कम लगेगा आपको, लेकिन आप मुझसे जुड़े हुए महसूस नहीं करोगे, लाइव में आप जुड़े हुए महसूस करोगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ख्याल रखना, थैंक यू।